एक मोदी जी पर कविता सुनाता हूँ छोटी सी। देखिए मेरी आज भी मान्यता है, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब जिस काल में कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गईं या सरकार गिर गई। मैंने कभी नहीं लिखी किसी सरकार के समर्थन में। एक कविता लिखी वाजपेयी साहब ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनके समर्थन में एक लंबी कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा जी दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में लिखा है मेरी कविता बची, सरकार गिरी। अच्छा, आज मेरा एक सच बोलने को मन कर रहा है। आनंद भैया आपसे मैंने कभी शेयर नहीं किया, आज शेयर कर रहा हूं मैं आर्यन के और अनीता के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जन्मदिन पर कवि सम्मेलन कराया करते थे जब प्रधानमंत्री थे। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता था। एक बार उन्होंने कवि सम्मेलन के बाद जब चाय पिला रहे थे कवियों को, तो अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और मुझे दे के बोले हरिओम इसको पढ़। वो चिट्ठी किसी कैदी ने जेलर को लिखी थी इलाहाबाद के। डीआईजी जेल जब बनी थी हमारी किरण बेदी जी, तो इन्होंने कैदियों की सुधार के लिए जेलों में कवि सम्मेलन शुरू करा दिए। या तो सुधार के लिए कराए, या हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि कैदियों की सजा में कुछ कमी रह गई है, तो कवि सम्मेलन कराए उन्होंने। इलाहाबाद जेल में एक कवि सम्मेलन हुआ। वहां एक कैदी जिसको उम्र कैद हो गई थी, उसने एक चिट्ठी जेलर को लिखी। जेलर वाजपेयी साहब का दोस्त था, उसने वाजपेयी साहब को भेज दी ये सोच के कि ये कवि हैं, हंसेंगे। वो चिट्ठी वाजपेयी साहब ने मुझे जेब से निकाल के दी, बोले हरिओम इसको पढ़ के सुना। चिट्ठी में कैदी ने लिखा था, साहब मुझसे कत्ल हो गया, मेरी उम्र कैद हो गई, मैं सजा भुगत रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं मुझे जो ये कविताएं सुनवाई जा रही हैं, ये मेरे किस जुर्म की सजा है? सत्य घटना। तो अनीता और आर्यन, तुम्हें इन बच्चों से क्या दुश्मनी थी जो इनको कविता सुनाने की सजा दी तुमने, और इतनी ठंड में, और ऊपर से बिना ढके? चलिए सुनिए, मैं सुनाता हूं। तो मैं एक कविता सुनाता हूं मोदी जी पर। एक शब्द उनके खिलाफ नहीं है और एक शब्द उनके पक्ष में भी नहीं है, और कविता में हरिओम पवार जिंदा है। थोड़ी सी पक्षपात बस आखिरी लाइन में हो गई थी मुझसे, वो हो गई थी तो हो गई, इतना तो भारत में चलता है, कोई बहुत ईमानदारी नहीं होनी चाहिए। हमने बड़ी मुश्किलों से भ्रष्टाचार को पाला पोसा है, एकदम खत्म कर दें क्या? कहां जाएगा बेचारा? सहज सी कविता सुनिए। मैं केवल उसका एक पहला छंद और एक आखिरी छंद सुना रहा हूं, बीच में से सारा हिस्सा काट रहा हूं उसका। मैं ताजों के लिए लाल स्वेटर भैया आप भी बैठ जाओ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज शायद पहली बार कविता सुन रहे हो, तो उनको लग रहा हो ये हो क्या रहा है। आप सुन लो मुझे 15, 20, 25 मिनट, फिर आप कई दिन तक सोचोगे कि ये हुआ क्या था। सुनिए। हम तो फकत वक्त, कानपुर के कवि हैं, उन्होंने लिखा, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खरीदे, खेले और तोड़ भी दे। जैसे कोई नौजवान लड़की रोमांस के आवेश में किसी बच्चे को जन्म दे और छोड़ भी दे। थोड़ी देर जुड़िए। देखिए, आप जो नए लोग हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हाँ समझ में आया होगा, और मैं ये भी जानता हूं आपकी समझ में कितना आया होगा। मुझे ठीक से सुनना चाहते हैं तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। मैं देखना चाहता हूं मेरी चौथी पंक्ति कितना समझते हो आप, और पूरे हरिओम पवार को समझना है तो उसकी केवल एक पंक्ति समझ लो। फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं।
चौथी पंक्ति मैंने अभी पढ़ी नहीं है। भैया बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, मैं समझ गया, बहुत अच्छे लोग हो आप, बहुत अच्छे, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये समझ लो आप, मुझसे पार पाने की कोशिश मत करो। मैंने 40 साल यही काम किया है। मैंने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और कानून पढ़ाया है। कानून के बच्चे बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, मैंने उनसे पार पा लिया। तो आप क्या बच्चे हो, आप तो प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, जो कविता सुनने आ गए। उनके अंदर जो अच्छाई है, मैं उस अच्छाई के बल पर अपनी कविता सुना लेने का दम भर रहा हूँ। सुनिएगा। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र सल्यूट आपको। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सिंहासन वाले पंखों पर उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। राजभवन के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता, पदम पुरस्कारों की चाह नहीं करता। दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। जिन भी मेरे छोटे भाइयों ने, प्रचंड जी ने तो विशेष वीर रस की कविताएं पढ़ी। किसी भी वीर रस की कवि की कविता का शीर्षक एक ही होना चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ सुनना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। एक छंद सुनाता हूँ बस, और एक आखिरी। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, समझो तो ही ताली उठाना, वरना तो ऐसे ही चलेगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। हुआ मैं प्रशंसक मोदी जी का, एक ही बात पर हुआ। एक बात मुझे उनका प्रशंसक हो जाने के लिए काफी थी, और आपको लगे ये बात काफी है तो जी भरकर तालियां चाहता हूं सुनना। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर, सल्यूट, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को। और आनंद भैया मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, ज्ञान, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा हूँ इन बाकी कवियों से। अच्छा हंस क्यों रहे? मैंने 30 साल पहले LLD की थी। ये कानून की दुनिया की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद और कोई पढ़ाई है ही नहीं। हालांकि उस समय मुझे कुछ लोगों ने कहा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD के, तो कुछ वो बोले आप B.Ed नहीं कर सकते। अच्छा मुझे उनकी बात अच्छी लगी, मैंने कहा जब पढ़ाना ही था तो B.Ed करके प्राइमरी पढ़ा लेता, LLD करके यूनिवर्सिटी पढ़ा के कौन से ज्यादा तीर मार लिए। एक मेरा ज्ञान सुनना, अगर आप किसी आदमी के साथ उठते बैठते हो और देखते ही देखते वो देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का हक उस बड़े आदमी पर मत छोड़ना।
ये तुम तय करना कि तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है। मैं अपना रिश्ता तय करता हूँ, 20 साल उनके साथ उठा बैठा हूँ, तब मेरा रिश्ता सुनिएगा और मुझे आशीष देना। मैं इसके सिवा कुछ भी नहीं जीना चाहता। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे। अगर मैंने छोटे बेटे को खुश कर दिया, उस आनंद भैया, अगर छोटे बेटे ने आनंद से गर्दन हिला दी और वो खुश हो गया, तो मेरे तो आज तक के 40 साल के सारे पढ़े हुए कवि सम्मेलन इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा कर। मैं जानता हूं उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न होकर निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में। संविधान के पालन का रुमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में। अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। और आपकी अंतिम छंद सुनिए, लंबी कविता है, मुझे 12 लाइन सुनानी है। मैंने 20 लाइन लिखी थी, 8 वो मांग पूरी कर दी गई जो मैं चाहता था। आपको शायद नहीं पता, नोटबंदी मेरे कविता लिखने के बाद हुई हिंदुस्तान में। 370 मेरी कविता के बाद हटी। फूड सिक्योरिटी एक्ट मेरी भूख वाली कविता के बाद आया। मैं गर्व कर सकता हूं, इतराता हूं इस बात पर कि मेरी कविताएं हिंदुस्तान की सरकारों के निर्णयों का विषय बनी है। अभी भी मैं 10 लाइन पढ़ रहा हूं जो मेरी मांग है। जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। आपको लगे हमारे राजा से हमें अपनी शिकायत करने का हक है, तो मेरी एक एक पंक्ति में एक एक मांग सुनना। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश क्या कर जाओ, 12 लाइन सुनना। सल्यूट, आपको सल्यूट। 12 लाइन, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, और आप चाहते हैं कि ये भी पूरा हो, तो एक एक पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं। सुनना, पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। अगर हमें कश्मीर में एक भी आतंकवादी नहीं चाहिए, तो संसद में एक भी गुंडा नहीं चाहिए। गुंडा नहीं चाहिए। दूसरी पंक्ति आपका और मन मांगती है, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। कश्मीर, और चौथी लाइन आप समझ रहे हो तो और समर्थन मांगता हूं। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर
घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश दे। अंतिम पंक्तियां सुनना बहुत मन से, मैंने बहुत मन से लिखी है। मैंने कहा एक पंक्ति में पक्षपात है थोड़ा सा, आखिर में आपको लगे इतना पक्षपात तो कवि को कर लेना चाहिए। ऐसा लगे किसी, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही सिर्फ तुम्हारे दिल में है। तो ये सिद्ध भी करो कि ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर तो तुम ही तुम हो। ये सब बुलबुले फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सब अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार। मैं एक अपनी सबसे नई कविता सुनाता हूं, गुस्से वाली, सबसे गुस्से वाली। देखो जो रोज तमाशा हो रहा है, देखिए साहब, मुझे कहने का अधिकार दीजिए, मोदी जी नोटबंदी कर लें, जीएसटी ले आएं, जीडीपी बढ़ा दें, सबको नौकरी दे दें, बेरोजगारी समाप्त कर दें, सबको अरबपति बना दें। अगर कश्मीर में हमारे बेटे इसी तरह से मरते रहेंगे तो मोदी मोदी नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। जो रोज होता है, जो रोज पढ़ने को मिलता है, मैं 2 लाइन से देखना चाहता हूं कि आप इस तेवर को सुनने को तैयार हैं कि नहीं। 2 लाइन तय करेंगी, केवल 2 लाइन। अगर मुझे 10% ताली बजी तो 10% कविता सुना दूंगा, 50% ताली उठी तो 50% कविता, और एक एक व्यक्ति की ताली उठी तो पूरी कविता सुनाऊंगा, लेकिन 2 लाइन ही तय करेंगी। मैं अपना सबसे गुस्से वाला तेवर आपको दिखाना चाहता हूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है दद्दू, इतनी तालियां बज गई, इसको 2 बार सुना दो कविता को। अनिल तो एक कुर्सी मंगा के मेरे पास आके बैठ जा। ये नहीं, पीछे के षड्यंत्र रोकने का ये भी एक रास्ता है। इतनी ताली बजी, डबल सुनानी पड़ेगी दद्दू को। देखो तुम तो जो सोच रहे हो ना, मैं जानता हूं, तुम जो हंस रहे हो ना, तुम्हारी हंसी ऐसी हंसी है जैसे कोई पीछे से पिस्तौल लगा के कहे कि हंस। मैं देख रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे तो कहने की आदत है। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने अनिल अग्रवंशी से पूछा, यह अग्रकुल समाज का, अग्रसेन समाज का एक हमारी नई उभरती हुई प्रतिभा है। मैंने कहा अनिल, एक बात मेरी समझ में नहीं है, हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा? आपके इस बेटे ने बड़ा जवाब दिया। इसने कहा भाई साहब, उसकी फौज कायर है, 93,000 लोग बंदूक डाल दें दुनिया में, कहीं ऐसा हुआ क्या बांग्लादेश के समय? उसकी फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद आज दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, कभी झुक नहीं सकता। आपसे 10 सेकंड और मांगता हूं। क्यों लिखी मैंने ये कविता? केवल 10 सेकंड। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा,
मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। तो मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोल दोगे? बोले, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उस मालिक ने कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब उसने पिंजरे के दरवाजे खोले तो तोते की आत्मा कहती चली गई, समझना साहब, समझो तो ही तालियां उठाना। तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम नहीं समझे, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। जिसको आजाद होना है उसको मरना। और मैंने इसलिए कविता लिखी, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब, खंडों में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कश्मीर में रोज मरता है। हम रोज मरते हैं। हमारा रोज मरना बंद हो जाए, इसलिए एक कविता मैंने लिखी, आप सुनिए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। देखना चाहता हूं, मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं कि आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति पर अपनी राय देना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर चाय पीने चले गए। मैंने पूछवाया, साहब क्यों गए थे आप? बोले शांति लेने गया था। मैंने कहा ले आए। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे लाहौर बस में बैठ के, पठानकोट लेके आए थे। आप शांति लेने गए, आप पठानकोट लेके आए, करगिल लेके आए अटल बिहारी वाजपेयी। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए अविश्वसनीय आदमी के घर चला जाए तो कवि क्या लिखेगा? बस ये सुनना। क्या लगा मुझे कि 125 करोड़ का नेता और मर्द नेता किसी के यहां बिना बुलाए जाए तो क्या लिखेगा? मुझे क्या लिखेगा कवि? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं 68 साल का इतिहास गा रहा हूं एक पंक्ति में। आपकी दुआएं मांगता हूं ताकि मैं इतिहास को एक एक पंक्ति में गा सकूं। 68 साल मैंने एक पंक्ति में गाए, और आपको लगे कि 68 साल एक पंक्ति में गाए जा सकते हैं तो मुझे दुआओं की तालियां उठा देना। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो एक खबर आई बिलावल साहब की कि मुझे पूरा कश्मीर चाहिए इंच इंच।
खबर आई थी, लोग नाराज हो गए, हमारे कवि गुस्सा हो गए, नेता गुस्सा हो गए, मैं नहीं हुआ। और मैंने कहा पहली बार तो उसने कल की बात कही है। उसने कहा मुझे पूरा चाहिए, तो पहले पूरा तो लेंगे हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे हम ले लेंगे तो ही तुझे देंगे ना, एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन मैंने खबर भेजी उसको साहब, ऐसा नहीं मैं खबर नहीं, मैंने खबर भेजी, मैं कहा बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए हमसे? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दिल्ली भी है, यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। कश्मीर मांगा है। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना। अजीब देश है ये, हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी तो हमको कायर बता देंगी। 70 साल तक हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इसलिए इजराइल नहीं गया कि हिंदुस्तान के कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे लगेगी विदेश नीति, ऐसे चलेगी विदेश नीति। तब सुनिएगा, मैं भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का एक यूनिवर्सिटी में। मैंने ये भाषा आज तक नहीं बोली थी यूनिवर्सिटी पढ़ाते समय जो मैं आज बोल रहा हूं। आपके इस मंदिर में श्याम खाटू बाबा महाराज के चरणों में बैठकर, नंदू जी के आपकी उपस्थिति में, जगदीश सोल मित्तल साहब के इस संयोजन में, आपको मेरा विचार ठीक लगे और मुझे हौसले हिम्मत से आपने समर्थन दे दिया, तो मैं आदरणीय मोदी जी के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं, गाना चाहता हूं। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, मैं फिर सुनाऊंगा और ये भी सुनाऊंगा। और इसलिए सुनाऊंगा कि शायद मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद कोई भी नहीं सुनाएगा। आपका मन मांगता हूं आपको लगे रोज तिरंगे में लिपटी हुई लाशें हैं, रोज रोते हुए, रोज रोती हुई बहनें, रोज रोती हुई माँ, कोई अपना सर ढूंढती हुई, कोई अपना कटा हुआ धड़ ढूंढती हुई, दुखी होकर मैंने एक विचार लिखा है। आपका जितनी ताकत से समर्थन मिलेगा उतनी ताकत से देश के प्रधानमंत्री के सामने गा दूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात है दद्दू, भारत माता की। क्या बात है, कमाल। सल्यूट करता हूं आपको। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और सरकार से कह रहा हूं, मौजूदा सरकार से कह रहा हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दद्दू, वाह। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये लाइनें लिखी मैं खुद रो पड़ा, रोया मैं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। अनिल अग्रवंशी, तुम्हारे कहने से नहीं हुई सर्जिकल स्ट्राइक, हाथरस वालों की कहने से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। ये लिफाफा कैंसिल करवाऊंगे तेरा। तू दिल्ली में लिफाफा भी ले है। ये मेरी गलत फहमी है, मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी शुद्ध गलत फहमी है।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यह शक है कि मेरी 2 लाइनें इतने क्रोध में मैंने लिखी कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे। 17 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी उरी में एक मिलिट्री कैंप में। 6 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में 2 लाइन लिखी। मुझसे पूछते रहे सरकार के लोग, तुमने ऐसा बोला? मैंने कहा हाँ मैंने ऐसा बोला, और तुमने कुछ नहीं किया तो और ज्यादा बोलूंगा। आप मेरा गुस्सा देखना, मैंने जीवन में इतना गुस्सा कभी नहीं किया। स्वागत। और मैं उस गुस्से पर आपका प्यार का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि कवि को हक तो होना चाहिए कि वो गुस्सा कर ले। मैंने किया। कितना गुस्सा किया सुनना। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? अरुण में बीमार हुआ था, डॉक्टर मुझे मना करते थे कविता पढ़ने मत जाओ। मैं उनसे कहता था कि तुम मेरा तन ठीक कर सकते हो, मेरा मन केवल मेरी जनता ठीक करेगी। और मैं जनता के बीच आया, मुझे लगता है मैं आज ये घोषणा कर दूंगा कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। वाह 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 वाह। मैं 15 अगस्त तक खड़े होने के लिए मना किया हुआ है मुझे, लेकिन मुझे आज, अगर मैं इतना प्यार से सुनने वाले लोग होते तो मैं शायद आज ही खड़ा होकर पढ़ सकता था और आज ही मेरी 15 अगस्त बन सकती थी। मैं ऐसा महसूस करता हूं। सुनिए, इस साल की अपनी सबसे अच्छी पंक्ति सुना रहा हूं, सबसे अच्छी पंक्ति। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मेरी पंक्ति समझ जाओ तो साहब बता देना कि तुम समझ गए। मेरी इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है मुझे। नंदू साहब आपको समर्पित करता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है। मेरा छोटा भाई रोशन कंसल बैठा है। जब राजनीति का बड़ा नेता नहीं था तो कवि सम्मेलन कराया करता था। इतने कराए कि चुनाव हार गया। अब फिर कवि सम्मेलन कराओ, अगर फिर जीतना है तो कवि सम्मेलन करा के जीत सकते हो। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, कवि सम्मेलन के प्रति आस्था निष्ठा जगदीश मित्तल साहब के साथ मिलकर। देखिए, राष्ट्रीय कवि संघ में एक बड़ा मंच है, हिंदुस्तान की नई प्रतिभाओं को एक्सपोजर देने के लिए एक बड़ा मंच जो हम कवि बना सकते थे। हम कवि शायद उतना बड़ा काम नहीं कर पाए जितना बड़ा काम जगदीश मित्तल जी ने किया। क्या बात है, हमारा पूरा कवि कुल समाज उनका ऋणी है। लेकिन एक बड़ा प्रयास हमारा अरुण जैमिनी भी कर रहा है। कवि सम्मेलन समिति नाम से बनाई है, हिंदुस्तान के मंचों के कवियों का एक संगठन है। वो भी एक इतना श्रेष्ठ संगठन बन सकता है, थोड़ा सा उसमें और मेहनत कर ली जाए तो वो भी एक आवाज होगी, मंच के समस्त कवियों की एक आवाज होगी। उसमें वो सब कवि भी हैं जो तथाकथित मठाधीश भी हैं, बड़े भी हैं, ज्यादा पैसे लेने वाले भी हैं, सब उसमें हैं। लेकिन मित्तल साहब ने नई प्रतिभाओं को मौका दिया है, वो बड़ा काम है। नई प्रतिभाओं को मंच देना बड़ा काम। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। क्या बात है, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से। और मैं एक छंद पढ़ता हूं साहब, कहकर अनुरोध करके देखना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना, ये फैसला होगा। आप जोश में ज्यादा सुनेंगे, आपको सर झुका के जाऊंगा, सैल्यूट करके जाऊंगा। मेरे जीवन का सर्वाधिक तेज से गाया जाने वाला छंद है, सुनिएगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, आतंकवादी मारा जाएगा तो उसके लिए जुलूस निकालोगे, पाकिस्तान ब्लैक डे मानेगा, तब लिखा है मैंने, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत देते तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात
बात है, वाह 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 वाह, नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया दादा, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत माता की। साहब मैं सर झुकाता हूं सबको। बस क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाओ भाई साहब अभी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। बर्मा समाप्त करता हूं, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है, वाह वाह वाह, एहसास कराओ 56 इंची सीने का, क्या बात है दद्दू। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। अच्छी सी पंक्ति सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं। क्या बात है, वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो। समाप्त करता हूं कविता। नहीं हुई मेरी शादी साहब, ये मैं और देखिए ये व्यक्तिगत गर्वोक्ति नहीं है। मैं प्रोफेसर रहा 39 साल, तथाकथित महंगा कवि मैं भी हूं, लेकिन मेरे पास अपनी रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं, 850। क्या बात है, वाह। आप जितना संपन्न नहीं हो, आप जितना अमीर नहीं हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य भर से, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे प्यार करते हो तो अपने इस ट्रस्ट से झोंपड़ी के 100 गरीब बच्चे पढ़ाकर बड़े कर देना, ताकि वो आपकी संस्था को बहुत आकर के मान सम्मान दे। ये मेरा अनुरोध है। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर ने एक लाइन लिखी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सरकारें बदलती रहीं, लाइन गाई जाती रही। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, हरिओम पमार जब मर जाएगा तो ये पंक्ति शायद दोहराई जाए। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर। समाप्त करता हूं कविता। आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत लाड। जगदीश मित्तल साहब को मेरा प्रणाम, और क्रोध के लिए फिर आपसे हाथ जोड़कर माफी, सबसे माफी, सर झुका के माफी, हाथ जोड़कर माफी। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। क्या बात है दद्दू आप। भारत माता की।